नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने बरेली रेंज के एक जनपद पीलीभीत की एक अपराध की घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बात 3 दिसंबर 2019 की है। एक थाना है देवरनिया कलां पीलीभीत में। वहाँ पर शाम के समय हीरा कली नाम की एक महिला थाने पर आई। उसने बताया कि मेरा देवर चेतराम, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, वो 1 दिसंबर से बिना बताए घर से चला गया और अभी तक नहीं आया। ये बात उसने 3 दिसंबर को थाना देवरनिया कला पर आकर बताई। वो ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता था। एक दिन ईंट भट्ठे के जो ठेकेदार हैं उनके जो उससे काम कराते थे, वो ये देखने के लिए घर पे आए कि क्या बात है, उसकी तबीयत तो नहीं खराब है, मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ है। घर पे आने पर हीरा कली ने बताया कि चेतराम 1 तारीख को घर से निकला था भट्ठे पर जाने के लिए, लेकिन अभी तक लौटा नहीं। ठेकेदार ने बताया कि वो भट्ठे पर पहुंचा नहीं। बात कुछ समझ में नहीं आई तो वो ठेकेदार वहाँ से चला गया। उसने ईंट के भट्ठे पर अपने जो और मज़दूर थे उनसे पूछताछ की कि क्या चेतराम को किसी ने 1 तारीख के बाद देखा है। सब लोगों ने मना कर दिया। वो अपने 2-4 और लेबर मुनीम मुंशी के साथ वहाँ से निकला और उसने काफ़ी जब ढूंढा उसको, तो ये पता लगा कि जादवपुर पट्टी और रंबोझा के बीच जो रास्ता है, उसमें झाड़ियों के किनारे चेतराम का शव पड़ा हुआ है और उसकी मोटरसाइकिल भी वहीं पड़ी है और उसका मोबाइल उसके शव से थोड़ी दूर आगे गड्ढे में पड़ा हुआ है। ये बात उसने लौट के तुरंत हीरा कली को बताई। हीरा कली यही सूचना लेकर थाने पर गई थी कि ऐसे ऐसे वो 1 तारीख से गायब हुआ था। उनके ठेकेदार आए, ठेकेदार ने उसके बारे में पूछा। उनको ये शक था कि शायद उसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर उन लोगों ने मिल के ढूंढा तो उसकी बॉडी जादवपुर पट्टी और अम्भोजा के बीच जो सड़क है उसमें किनारे की तरफ एक छोटा सा जंगल है, वहाँ पर झाड़ियों के पीछे पड़ी हुई है। थाने पर हीरावती की ओर से दी गई तहरीर पर क्राइम नंबर यानी मुकदमा अपराध संख्या 196/19 धारा 302 बनाम अज्ञात मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। तुरंत पंचायतनामा भरा गया और उसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ स्मूथरिंग, यानी मृत्यु का कारण सांस रुकने व गला दबाने के कारण हुई है। फ़ोन मृतक के पास ही थोड़ी दूर पर एक, चूँकि वो उबड़ खाबड़ जगह थी, जंगल जैसी थी, तो एक छोटे से गड्ढे में पड़ा हुआ मिला। मोटरसाइकिल भी उसकी पास में गिरी हुई मिली। फ़ोन को पुलिस ने, जो मोबाइल फ़ोन था उसको पुलिस ने अपने कब्ज़े में लिया। तुरंत क्राइम ब्रांच वालों को बुलाया गया। क्राइम ब्रांच वालों ने नंबर पहले ही बता रखा था रामकली ने अपने देवर का। वो लोग CDR निकाल रहे थे। तब तक जब वो लोग आए तो उन्होंने मोबाइल फ़ोन को देखा। उसमें मिस्ड कॉल बहुत ढेर सारी पड़ी हुई थी। घटना का समय तुरंत पता इसलिए लग गया कि जब लास्ट कॉल उसने रिसीव की थी या डायल की थी, उसके और मिस्ड कॉल शुरू होने के बीच का जो टाइम रहा होगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का, वही हत्या का टाइम था। क्योंकि जैसे ही वो मार दिया गया होगा, ऐसा प्राइमा फेसी लगता है कि वो उसका मोबाइल फ़ोन अगर उसकी जेब में रहा हो या हाथ में रहा हो, वो छटक के दूर चला गया और उसके बाद से जिस किसी ने भी कॉल किया होगा वो मिस्ड कॉल के रूप में मोबाइल सेट पर ही रजिस्टर हुआ। CDR में मोबाइल मिस्ड कॉल रजिस्टर नहीं होती हैं। जब तक कॉल थ्रू न हो सिस्टम पर वो कॉल शो नहीं करती है। चूँकि मिस्ड कॉल थ्रू नहीं होती, इसलिए CDR में ये पता करना मुश्किल है कि किसकी मिस्ड कॉल आई थी या मिस्ड कॉल आने पे किसी ने रिप्लाई की थी। चूँकि मिस्ड कॉल वो कॉल है जो थ्रू नहीं हुई, कनेक्ट नहीं हुई, सर्किट उसका पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो
सीडीआर में कॉल डिटेल रिपोर्ट में वो शो नहीं करती, वो रजिस्टर नहीं होती। तो उससे ये पता नहीं लग पाता कि सीडीआर से कि मिस्ड कॉल भी इसमें की गई थी या नहीं की गई थी। दूसरा उसका कारण एस्पेक्ट ये है कि मिस्ड कॉल का कोई इकोनॉमिक यूज़ नहीं है, उस पर कोई पैसा नहीं लगता है, डिस्टेंस का भी कोई पैसा नहीं लगता है, और टाइम ज़रा सा भी कंज्यूम नहीं करता है। वो सिस्टम का जो उसकी मशीन होती है, जो उसका टावर होता है, जो उसका स्विच होता है, उसका कोई भी समय वो कंज्यूम नहीं करता, इसलिए सिस्टम उसको रजिस्टर नहीं करता है। क्राइम ब्रांच वालों का काम काफ़ी हल्का हो गया, क्योंकि उसमें 20-25 मिस्ड कॉल थी। जब तक कि मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हो गया होगा, उस पर तमाम कॉल पड़ी हुई थी। उन्होंने सारी मिस्ड कॉल निकाली, चूँकि ज़्यादातर मिस्ड कॉल वो नाम से फीड थी, उनके नाम इकट्ठा किए। थाने वालों ने फ़ौरन एक एक करके सबको बुलाना शुरू किया। उसमें ठेकेदार का नंबर था, बहुत बार उसमें ईंट भट्ठे के मुनीम का नंबर था, ईंट भट्ठे के मुंशी का नंबर था, और इसकी भाभी रामकली का भी नंबर कई बार उसमें आया था। रात में कम से कम जो समय था हत्या के, यानी जब मिस्ड कॉल आनी शुरू हुई, उसके 1 घंटे बाद से बहुत देर रात तक इसकी भाभी की बहुत ढेर सारी मिस्ड कॉल थी। सीडीआर में कोई बहुत ही अचंभे वाली बात या कोई बहुत ऐसा बिहेवियर जो अनकॉमन है वो उसमें नहीं मिला, कोई ख़ास बात नहीं मिली। पुलिस के पास यही एक तरीका था कि जितने लोगों ने मिस्ड कॉल किया उनसे पूछा जाए कि भाई आपने कब किया, क्यों किया, फ़ोन नहीं उठा तो आपने क्या किया। दोस्तों को बुलाया गया, दोस्तों को बुलाया गया, दोस्तों को बुलाया गया, और दोस्तों ने जिन्होंने फ़ोन किया उन्होंने बताया कि साहब हमने तो, चूँकि शाम को आता है वो, कभी कभी बैठ के शराब पी लेते हैं, कभी हम लोग साथ खाना खाते हैं, घर बहुत कम जाता है, तो टाइम चूँकि उसका हो रहा था इसलिए फ़ोन किया। सवेरे ये जानने की कोशिश की कि शाम को क्यों नहीं आया, तो मोबाइल स्विच ऑफ आया था, क्योंकि सवेरा होते होते वो ऐसा लगता है कि उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। जब चेतराम के दोस्तों से बातचीत की गई इस घटना के बारे में, या चेतराम के बारे में, या उनसे जो फ़ोन से बात हुआ करती थी उसके बारे में, तो एक बात पता लगी। ज़्यादातर दोस्तों ने बताया कि चेतराम की भाभी के गांव के ही एक कालीचरण नाम के व्यक्ति से संबंध हो गए थे। इसको लेकर चेतराम बहुत परेशान रहता था। चेतराम इसीलिए तब से घर पे बहुत कम जाता था, दोस्तों मित्रों के यहाँ खाना खा लेता था, और बहुत कम जब कभी कोई नहीं मिलता था तो घर में जाता था, और घर में इसकी भाभी इसको खाना खिलाती थी। इसी परेशानी से ऊब कर, या इसी रोज़ रोज़ की झिक से ऊब कर, उसने अपने हिस्से की 1 बीघा ज़मीन अभी महीने भर पहले बेच दी थी। लेकिन ये ज़मीन उसने अपनी भाभी की चोरी खरीदने वाले को दे दी थी। उसका पर्पज़ ये था कि वो ज़मीन बेचकर, पहले तो उसने 1 बीघा ज़मीन इसलिए बेची कि देखें इसमें क्या रिएक्शन आता है उसके भाभी का, या और कोई रिश्तेदार उसके क्या कहते हैं, भाभी के घर वाले तो कुछ नहीं कहते हैं। और उसके बाद थोड़ी और ज़मीन बेच के वो गांव के से सटा हुआ, गांव से बाहर की तरफ एक छोटी ज़मीन उसने देख रखी थी कि वो उसी ज़मीन पर अपना एक नया मकान बनाएगा और अलग रहेगा, इस घर में रहेगा ही नहीं, रोज़ की झिक से दूर रहेगा। जैसे ही ज़मीन बेचने वाली बात हीरा कली को पता लगी, उसकी भाभी को, उसने इससे गाली गलौज करना शुरू किया, बवाल कर दिया, बवंडर कर दिया। कई जगह थानों पर गई, फलानी जगह गई, तहसील में गई, रजिस्ट्री ऑफिस में गई कि कैसे बेच दिया, इसके हिस्से की कैसे हो गई, मैं इसकी भाभी हूँ, इसने कैसे बेच दिया। इस तरह की बात तमाम लोगों को, पूरा गांव में बवाल खड़ा कर दिया। इसी बीच लोगों ने कहा, चूँकि इतना बवाल उसकी भाभी से और चेतराम से उसके संबंध को लेकर हुआ था, तो अगर चेतराम को बुलाकर उससे पूछताछ की जाए तो संभव है कि इस हत्या के बारे में कोई बात पता लग जाए। बात बिल्कुल सही थी, बात सटीक बैठ रही थी, कारण था। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ, पुलिस को अगर कारण ढूंढते समय जर जोरू या ज़मीन में कोई एक कारण दिखता है तो पुलिस उसको परसू जरूर करती है। पुलिस ने चेतराम को उठाया, उससे पूछताछ शुरू की। कई अध्याय पूछताछ होने के बाद चेतराम ने मुंह खोला और बताया कि मेरा और हीरा कली का संबंध हो गया था।
और ये भी बताया कि हम लोगों के इस संबंध को देखकर वो चेतराम बहुत चिढ़ने लगा था, और एक बार नहीं कई बार चेतराम ने हम दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में घर के भीतर भी और गांव के बाहर भी देख लिया था। हीरावती ने चिढ़ने लगा था, और जब बात बहुत बढ़ गई तो हीराकली ने कहा कि तुम बहुत झगड़ा करते हो, मैं तुम्हें अब खाना नहीं दूंगी, तुम अपना बनाओ, अपना खाओ, जहाँ मर्जी हो वहाँ रहो, यहाँ मत आया करो। इस बात से चेतराम बहुत दुखी हुआ था, और उसने तभी अपना घर अलग बनाने की सोच ली थी। जब हीराकली को ज़मीन बेचे जाने का पता लगा तो उसने बहुत उपद्रव किया। ये कालीचरण मैंने शायद नाम लेने में थोड़ी सी भूल की। दरअसल चेतराम तो मृतक था, और उसके दोस्तों ने ये बताया कि उसकी भाभी का संबंध कालीचरण नाम के गांव के ही एक व्यक्ति से हो गया था, और अगर कालीचरण से संबंध के कारण ही चेतराम बहुत चिढ़ने लगा था, और दोनों में, भाभी में और चेतराम में बहुत मनमुटाव हो गया था। कई बार कालीचरण को अपनी भाभी के साथ उसने आपत्तिजनक अवस्था में घर के भीतर भी और गांव के बाहर भी देखा था। जब बार बार लड़ाई झगड़ा करने के कारण इसकी भाभी ने चेतराम को ये कहा कि अब मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। हीराकली ने कहा कि मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, तुम अपना बनाओ खाओ, तुम हर बात में लड़ाई करते हो, और हम इस तरह से तुम हमारे घर में नहीं रह सकते हो। इस बात को लेकर चेतराम बहुत दुखी हुआ, और उसने अपना अलग घर बनाने की सोच ली। जब हीराकली को ज़मीन बेचने का पता लगा तो उसने उपद्रव करना शुरू कर दिया, और फिर वो कालीचरण पर दबाव बनाने लगी कि इसे रास्ते से हटाओ, नहीं तो ये सारी ज़मीनें बेच देगा और हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। इसी वजह से हम शादी नहीं कर पा रहे हैं, तुम जब तक इसको मार नहीं दोगे हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। ऐसा हीराकली ने कालीचरण को बताया कि तुम भी अब हमसे दूर हो जाओ, अब इसको मार के ही मेरे पास आना, तुमसे शादी करने का हमने वादा किया है और तुमने भी वादा किया है, जब तक चेतराम मारा नहीं जाता मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। उसी दिन मैंने सोचा ये काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट देवकली में था, हीराकली में था, और मैं उससे शादी करना चाहता था। मैं उसके साथ ईंट भट्ठे पर उसके पास पहुंच गया और उससे तरह तरह की बात की कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है और हमें माफ़ कर दो, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पे, तुम जानो तुम्हारी भाभी जाने, इस तरह की बात उससे बहला फुसला के की। और जब भट्ठे का काम ख़त्म हो गया तो शाम को ही भट्ठे पर खूब जम के शराब पी, और कालीचरण का कहना है मैंने उसको शराब भी खूब पिलाई ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। जब वो वापस लौटने लगा और नशे में ज़्यादा हो गया तो थोड़ा आगे चलकर उसी रोड पर, जादवपुर पट्टी वाली रोड पर, उसने इसको वहीं गिरा दिया, खींच के झाड़ी में ले गया, इसके सीने पर बैठ गया, बैठ के अपने अंगोछे से मुंह को तब तक दबाए रखा जब तक कि चेतराम ठंडा नहीं पड़ गया। उस समय उसको पता था कि इसके पास मोबाइल है, वो मोबाइल उसके जेब में उसने तलाशा, उसे मोबाइल मिला नहीं। उसे लगा कि इसने मोबाइल कहीं छोड़ दिया। उसको बार बार बताया था उसने, हीराकली ने, कि मोबाइल इसका ज़रूर ले लेना, नहीं तो पुलिस बहुत परेशान करेगी। लेकिन मोबाइल नहीं मिला, और फिर मैं भाग के उसको मारने के बाद भाग के फिर हीराकली के पास गया और हीराकली से बताया कि पता नहीं मोबाइल कहाँ चला गया और मोबाइल का हमें पता नहीं लग रहा है। इसी पर हीराकली ने कहा कि रुको, तो उसने कहा फ़ोन मत मिलाना, नहीं तुम पकड़ जाओगी। तो उसने कहा कि बिल्कुल नहीं पकड़ जाएंगे, फ़ोन हम मिलाएंगे, अगर कोई उठा लेगा तो मैं पूछ लूँगी कि कहाँ है, खाना खाने क्यों नहीं आया, और अगर नहीं कोई उठाएगा तो तुम ज़रा एक चक्कर लगा के देख लेना कि कहीं आसपास तो नहीं पड़ा हुआ है। इसीलिए वो कम से कम 10 बार उसने मोबाइल फ़ोन उसका चेतराम का मिलाया उसकी भाभी हीराकली ने, कि किसी दूसरे के हाथ तो नहीं लग गया, पुलिस तो नहीं पहुंच गई। और इसी चक्कर में उसने 2-3 बार वहाँ कालीचरण ने आवाजाही भी की
कि हो सकता है उसे मोबाइल फ़ोन की आवाज़ सुनाई पड़ जाए और मोबाइल फ़ोन को वो ले आए। कुल मिला के जब ये कंफर्म हो गया कि ये कालीचरण ने ही चेतराम की हत्या की है और इसलिए की है क्योंकि हीराकली ने उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया, तो हीराकली को भी थाने पर ले आने की बात हुई कि उससे भी बात पूछ ली जाए कि जितनी बात ये बता रहा है वो सही है कि गलत है। उसको भी थाने पर ले आया। महिला कांस्टेबल, महिला सब इंस्पेक्टर उससे पूछताछ में जुट गई। बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं चली और थोड़ी देर में वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने पानी मांगा, पानी पिया और फिर अपना किस्सा उसने बयान करना शुरू किया कि हुआ क्या था। उसने बताया कि लगभग 15 साल पहले चेतराम के सबसे बड़े भाई बुद्धसेन से मेरी शादी हुई थी और शादी के थोड़े ही दिन बाद बुद्धसेन ने आत्महत्या कर ली। बुद्धसेन ने आत्महत्या कर ली कि बुद्धसेन का छोटा भाई तेजराम, उसने मुझसे शादी करने के लिए कहा। मैंने भी कहा कि मैं इतने दिन इस घर में रही हूँ, मैं कहाँ बाहर जाऊँगी। मैंने तेजराम से शादी कर ली। शादी के थोड़े ही दिन बाद तेजराम नौकरी के सिलसिले में नोएडा में रहता था। वहाँ बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरने के 1 महीने के भीतर ही मैंने चेतराम को एक दिन अकेले में बुलाया और उससे कहा कि देखो 15-20 साल हो गए इस घर में रहते हुए और अब मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे इस घर के बाहर नहीं जाना है। अब तुमको मुझसे शादी करनी पड़ेगी ताकि लोग तरह तरह की बातें घर के बाहर न करें। चेतराम ने कहा कि मुझे थोड़ा मौका दो, सोचने का मौका दो। अभी महीना भर भी नहीं हुआ मेरे भाई के मरे हुए, मेरे 2 भाई मर चुके हैं, तो हमें थोड़ा मौका दो, मैं भी लोगों से पूछ लूँ। तो इस पर हीराकली ने नाराज़गी व्यक्त की कि शादी तुम्हें करनी है, तुम लोगों से क्या पूछ लोगे। चेतराम किसी तरह वहाँ से गया और चेतराम ने अपने दोस्तों से पूछा कि बड़े भाई ने सुसाइड कर लिया था, दूसरा भाई शादी के बाद फिर कम आता था, नोएडा में ही वो मर गया और मेरी भाभी कह रही है कि तुम मुझसे शादी करो ताकि घर की बात घर ही में रहे। दोस्तों ने उसको ये बताया कि देखो ये तुम्हारे 2 भाइयों को खा गई और तुम शादी करोगे तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो तुम्हारे दोनों भाइयों का हुआ है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। 3-4 दिन बाद एक बार फिर हीराकली ने अपने देवर चेतराम को घेरा और उससे कहा कि तुमने क्या डिसाइड किया, बहुत देर करने से कोई फ़ायदा नहीं, जल्दी शादी कर लो। चेतराम ने मना कर दिया। चेतराम ने कहा कि हम अभी बिल्कुल शादी नहीं करेंगे, अभी कम से कम साल भर, जब तक भाई के ख़त्म हुए हमारे साल भर नहीं हो जाते, हम इस सिलसिले में ना हमसे कोई बात किया करो, ना हम अभी इस बीच में साल भर शादी करेंगे। ये कह के उसने अपनी बला टाली। लेकिन फिर भी हीराकली उसे गाहे बगाहे जब भी वो उसे अकेला पाती थी उसे छेड़ती थी और उसे किसी तरह से राज़ी करना चाहती थी कि वो शादी कर ले। जब वो शादी के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं हुआ तो इस बीच में कालीचरण का उसके यहाँ आना जाना शुरू हो गया और धीरे धीरे कालीचरण से उसके संबंध हो गए। पहली बार जब कालीचरण को और हीराकली को चेतराम ने आपत्तिजनक अवस्था में देखा तो उसने बहुत गाली गलौज की कालीचरण से और ये कहा कि तुम इस घर में बिल्कुल नहीं आओगे। तब हीराकली ने उसको बहुत डांटा। उसने कहा तुम शादी कर नहीं रहे हो, इसका भी आना बंद कर दोगे यहाँ, ये कैसे हो सकता है, तुम शादी कर लो, ये बिल्कुल नहीं आएगा, मैं इसे निकाल के फेंक दूँगी, इसकी हिम्मत नहीं है कि इस घर में आए। उसने फिर मना कर दिया कि नहीं, शादी तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन ये भी यहाँ नहीं आएगा। बात बढ़ती चली गई। बात जब बहुत ज़्यादा हो गई, बड़ा तमाशा हो गया, रोज़ रोज़ की चिक चिक होने लगी, तो दोस्तों की राय से इसने ये डिसाइड किया कि हम अपने हिस्से की ज़मीन बेच के गांव से बाहर एक थोड़ी सी ज़मीन उपलब्ध है वो ख़रीद लेंगे, वहाँ अपना मकान बना लेंगे, शादी कर लेंगे और हम वहीं रहेंगे। हम यहाँ रहेंगे तो ये ठीक नहीं है। धीरे धीरे लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि ये 2 आदमियों को खा चुकी है, ये डायन है, ये फलाना है, ये ढिकाना है। मिस्ड कॉल के बारे में उसने ही बता ही दिया था कि इस तरह से वो डर गई थी कि मोबाइल किसी के हाथ में ना जाए, इसलिए वो मोबाइल को खोजने के लिए बार बार मिस्ड कॉल कर रही थी, लेकिन सुबह के बाद उस पर कोई कॉल नहीं गई। फिर उसने वही पूरी बात बताई कि मैंने कालीचरण से कहा कि अगर इसको अपने रास्ते से नहीं हटाते हो तो एक तो ये कि सारी ज़मीनें बेच देगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे, दूसरा जब तक तुम इसे मार नहीं देते हो हम इससे शादी नहीं करेंगे।
6 दिसंबर 2019 को कालीचरण पुत्र सुंदरलाल और हीराकली वाइफ ऑफ तेजराम, क्योंकि अभी तक उसकी कालीचरण से या चेतराम से शादी नहीं हुई थी, तो हीराकली वाइफ ऑफ तेजराम, मढ़ैया, थाना बरखेड़ा, पीलीभीत, इन दोनों को 6 दिसंबर 2019 को जेल भेज दिया गया। एक हाइट इसके बाद भी हुई, हद हो गई कि 19 दिसंबर 2019 को, यानी करीब 12-13 दिन बाद जेल में अचानक कालीचरण की तबीयत खराब हुई और कालीचरण की जेल में मृत्यु हो गई। अब आप सोचिए, पहली शादी 15-20 साल पहले बुद्धसेन से, उसने आत्महत्या कर ली। हीराकली की दूसरी शादी उसके भाई चेतराम से, उसके भाई तेजराम से, वो मर गया। तीसरे भाई चेतराम के चक्कर में वो कालीचरण से उसके संबंध हो गए, अवैध संबंध हो गए, पूरा गांव जान गया, पकड़ा गया, जेल गया, जेल जाके कालीचरण मर गया और चेतराम की हत्या हो गई। यानी एक महिला और 4 पुरुष, उसी के इर्द गिर्द ये कहानी नाचती रही और 4 पुरुष उसमें मारे गए। अब हालत ये है कि उसका मुकदमा लेने को कोई वकील तैयार नहीं है। वकीलों का ये कहना है कि ये चुड़ैल हो गई है, वकीलों का या उसके परिवार वालों का, उसके परिजनों का, इवन उसके मायके वालों का, कि ये चुड़ैल हो गई है, ये आदमी खा जाती है, जो इसकी मदद करेगा वो मारा जाएगा, इस तरह की बात है। वर्तमान में भी वो जेल में है, पूरा परिवार ख़त्म हो चुका है, प्रेमी भी मर चुका है जेल में ही, और अब वो तन्हा वाहिद जेल में रह रही है, मुकदमे का ट्रायल हो रहा है। आज के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत है कि जो किंवदंतियाँ हैं, जो लोकोक्तियाँ हैं, जो मुहावरे हैं, आप समझ सकते हैं कि इस तरह की महिला के लिए गांव में और ख़ासकर ग्रामीण परिवेश में क्या क्या नहीं कहा जाता है और समाज से अलग कर दिया जाता है। लेकिन इस पृष्ठभूमि में इसमें किसकी गलती दिखती है? समाज की गलती दिखती है, जो उसको गलत निगाह से देख रहा है कि ये डायन है, ये चुड़ैल है, ये फलानी है, ये ढिकानी है, अपने आदमी को खा गई, या परिस्थितियां ऐसा करने को मजबूर करती हैं। आज मैं पहली बार अपने मित्रों पर, अपने श्रोताओं पर, जो हमारे बहुत देखने वाले हमारे दर्शक हैं, जो हमारे बहुत अभिन्न हैं, बहुत अनन्य हैं, हमारे मित्र हैं, बराबर देखते हैं और टिप्पणी करते हैं, उन पर मैं ये प्रश्न छोड़ता हूँ। आपको क्या लगता है, किसकी गलती है? उसकी अपनी गलती है, जो लोग मारे गए हैं उनकी गलती है, समाज की गलती है, या जो किंवदंतियाँ चल रही हैं वो सही हैं? आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।